तो एक बार फिर से अपन शुरू करते हैं अपना 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम चल रहा था। हमने काफी कुछ अधिकांश प्रावधान इसके पढ़ लिए थे, कुछ एक आखिर के प्रावधान बच गए हैं जिनको अब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब बिना समय गवाए बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखो यहां तक पढ़ लिया था, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट चल रहा था लास्ट में वैधानिक आयोग का। किसका? वैधानिक आयोग का। ये ध्यान रखना है, ये जो साइमन कमीशन आया था ये वैधानिक आयोग ही था। इसमें ये था कि एक वैधानिक मतलब लीगल कमीशन, एक वैधानिक आयोग होगा। चूंकि ये भी एक वैधानिक आयोग ही था जिसमें 7 लोग थे, सारे के सारे अंग्रेज लोग थे। फिर इसका विरोध किया, आपने वो पढ़ा होगा, पंजाब में लाला लाजपत राय वो विरोध कर रहे थे, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, फिर उनकी वो डेथ हो गई थी। ये सारी चीजें हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन तो कभी ना कभी बड़ा नाम पक्का सुना हुआ होता है। तो ये साइमन कमीशन क्या है? वो वैधानिक आयोग ही है। क्योंकि साइमन नाम का शख्स इसका अध्यक्ष था, इसलिए हम इसको साइमन आयोग या साइमन कमीशन, इंग्लिश में कमीशन, हिंदी में आयोग। तो ये साइमन कमीशन या साइमन आयोग क्या था? वैधानिक आयोग था। और इसके गठन की बात 1919 के कानून में ही लिखी हुई थी कि 10 साल बाद में हम ऐसा एक आयोग बना के हम ब्रिटेन से भारत भेजेंगे, जो 1919 के कानून के क्रियान्वयन को जांच करके आएगा कि क्या ये कानून ने ठीक ढंग से काम किया है या फिर कहीं कोई कमी छोड़ी है। तो अब हमें आगे आने वाले समय में हमें और किस तरह के सुधार करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि इसमें कहा यह था, यहां पर 3 फैक्ट हो गए हैं। 1919 के एक्ट की समीक्षा के 10 साल बाद आना था। ये कब आना था? 10 साल। आया कब? 8 साल बाद। क्योंकि ये 28 में यहाँ एंट्री ली थी उसने। ये आया कब था? भारत कब पहुंचा था साइमन कमीशन? 28 में। लेकिन बना कब था? 27 में। ध्यान रखना, गठन हो गया था 27 में। इंडिया की धरती पर पांव कब रखा इस साइमन कमीशन के 7 लोगों ने? 28 में। इसलिए हमने क्या कहा, 8 साल बाद ही ये बन गया। 8 साल का मतलब 27 में बना था, 1919 में कानून आया था। तो बनना कब था? 1929 में। बन कब गया? 27 में। तो 7 और 1 8, 8 साल हो गए। तो 8 साल बाद में ही आ गया, यानी समय से 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को बना करके भारत में भेज दिया गया कि आप जांच करके आओ 1919 में क्या कारनामा किया है, उसने क्या कमाल किया। तो आप एक बार चेक तो करके आओ। तो फिर ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएंगी। उन रिपोर्ट्स पर फिर गोलमेज सम्मेलन में चर्चाएं होंगी। फिर उन चर्चाओं से जो भी डिस्कशन होंगे, चर्चाएं होंगी, और उन डिस्कशंस के जो निष्कर्ष होंगे वो फिर उन निष्कर्षों को 1935 के कानून में जगह दी जाएगी। वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया था। ये अब देखो भाई रोटी। और क्या है हम्म। कि वायस राय देखो की रोटी। जो वायस राय की जो कार्यकारिणी है, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उनके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें आया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में जो 6 लोग होंगे, उन 6 में से 3 लोग अब भारतीय लगाने पड़ेंगे आपको। कितने लोग? 3 लोग। 6 में से 3 लोग अब कौन होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी अंग्रेज इतने सियाने हैं कि अंग्रेजों की जो भारत में सेना है ना, उनका सेनापति भारतीय नहीं होगा। उनको पता है सेना ही तो मैन होती है, सेना से ही तो सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं। किसी से लड़ना, किसी के साथ युद्ध करना, कि कोई भी मतलब विरोध हो रहा है तो उस विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करना, उनको ठीक करना, शांत करना है, सारा काम सेना है। और अगर सेना का कमांडर, सेना कमांडर इन चीफ यानी सेना का सेनापति अगर कोई भारतीय आ गया तो सेना तो हमारे तो काबू में नहीं रहेगी। तो इन्होंने कहा 6 में से 3 भारतीय तो लगाएंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ के लगाएंगे। यानी बाकी 3 कोई भी लगा दो, लेकिन कमांडर इन चीफ का पद अभी भी किसके पास रखा गया? अंग्रेज के पास। यानी ये कोई ब्रिटिश अधिकारी ही होगा। ब्रिटेन का व्यक्ति ही कमांडर इन चीफ बनेगा, वो भारतीय नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, 6 में से अब कितनों को? 3। 6 में से कितनों को अब, कितनों को लगा रहे हैं? 3। 3 कौन होंगे? भारतीय। आपको ध्यान हो कोई 1909 से है ना, 1909 के से एक वायस राय की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति भारतीय था जिसने एंट्री ली थी, जो उसमें गया था।
उस व्यक्ति का नाम आपको याद आ रहा है? एक व्यक्ति था जो वायसराय की कार्यकारिणी में या कार्यकारी परिषद में, उस व्यक्ति ने 1909 के कानून से प्रवेश लिया था। उसको उसका मेंबर बनाया गया था। अगर किसी के नाम याद आ रहा हो तो। तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है तो याद कर लेना। तो वायसराय कार्यकारिणी में छह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था उसका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ, सत्येंद्र बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। पहला भारतीय था जो वायसराय की कार्यकारिणी में पहुंचा था। और अब ये कह दिया गया कि अब वायसराय की कार्यकारिणी में अब कितने लोग लगेंगे? पहले एक था, अब देखो और बढ़ा दी ना, अब कर दिए तीन। लेकिन इन तीन में कमांडर इन चीफ का पद शामिल नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें घुमा दिया जाता है कि कमांडर इन चीफ का पद भी इन तीन में शामिल था। तो ध्यान रखना, कमांडर इन चीफ का पद इसमें शामिल नहीं था। ठीक है। फिर देखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन आगे। ये कानून लागू कब हो रहा है? 21 में। ये कानून कब लागू हो रहा है? 21 में। ये कानून कब लागू हो रहा है? 1919 का कानून लागू हुआ था 2 साल बाद में, 21 में। ये भी ध्यान रखना। प्रांतीय द्वैध शासन शुरू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 1921 से। और कब तक चल रहा है? 1 अप्रैल 1937 तक चलेगा। प्रांतों में द्वैध शासन कब से कब तक चलेगा? ध्यान रखना इसको। 1919 का जो कानून है, ये लागू कब हो रहा है? 2 साल बाद, 1921 में लागू हुआ। ठीक है यहां तक। प्रांतीय द्वैध शासन जब 1921 में ये लागू हुआ, तो 1921 में प्रांतीय द्वैध शासन शुरू हो गया। तो द्वैध शासन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 1921। और कब तक चल रहा है? 1937। तो ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन कब तक काम करेगा? 1937 तक। ठीक है। अब बात को और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो, अब हम जो पढ़ेंगे ना इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या लोगों ने कहा है, इसको कैसा बताया है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही। किसी ने इसको खराब बताया, किसी ने इसकी तुलना अलग अलग चीजों से की। तो किसी ने क्या उपमा दी, किसी ने क्या उपमा दी, देखते हैं किसी ने क्या कहा है। तो देखो, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला? ये एक्ट क्या है? निराशाजनक है। तो ध्यान रखना है, ये इस एक्ट को निराशाजनक किसने कहा है? कांग्रेस पार्टी ने। तिलक ने क्या कहा? ये देखो, ये ऐसे कथन आ सकते हैं। लोकमान्य तिलक साहब ने इस एक्ट को लेकर के क्या बात बोली थी कि ये एक्ट क्या है? बिना सूरज का सवेरा है। ये कथन किसका है? या ऐसे प्रश्न आ गया, बिना सूरज का सवेरा 1919 के एक्ट को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य तिलक। तो तिलक साहब ने इसको बिना सूरज का सवेरे कहा था। और बिना सूरज का सवेरे ही था, सूरज गायब था, सवेरा था। यानी कि इसमें कोई वो जितनी आप उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज हमारे लिए बहुत सब कुछ एकदम उत्तरदायी शासन आ जाएगा, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, स्वशासन है, कुछ ही नहीं था। सारी की सारी पावर्स, कहने को ये कह रहे थे भारतीय मंत्रियों को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी भी सारी की सारी पावर्स वास्तविक रूप से वायसराय के पास थी। यानी वायसराय के फैसले को कोई भी नहीं मोड़ सकता था। यानी कि उसके पास इतनी पावर थी कि वो उसने अगर कोई, अगर नीचे वाले जितने भी हैं और जितने भी शासन के अंग हैं उन्होंने कुछ भी फैसला कर लिया, तो वायसराय चाहता तो उस फैसले को पलट सकता था और अपना फैसला ले सकता था। तो कुल मिला के असली जो कार्यपालक था, और या यूं कह सकते हैं कि विधायिका भी अगर कुछ भी करती थी तो उसको भी मोड़ने का, उसको भी तोड़ने का और उसको भी समाप्त करने का पावर वायसराय। तो चाहे विधायी पावर्स हो, चाहे कार्यकारी पावर्स हो, ये पावर्स असली रूप में, वास्तविक रूप में वायसराय के ही पास थे। तो इसलिए कह रहे हैं बिना सूरज का सवेरा था, कि कोई मतलब ही नहीं था, सब कुछ ऐसे ही ढकोसला था, दिखावा था। अब देखो, बोस साहब क्या कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जनता के लिए नए बंधन लेके आया था। जनता को नए तरीके से बांधने का काम किया था इसने, नए नए बंधन लेके आया ये।
तो बोस साहब ने इसको इसके लिए क्या कौन सी शब्दावली काम में ली कि ये जनता के लिए नए बंधन लेके आया था, नई कुछ शर्तें लेके आ गया, नए कायदे लेके आ गया, नई चीजें लेके आ गया। इसने तो बांधने का ही काम किया, बस बांधने के तरीके को पलटा। तो नए बंधन लेके आया था, ये बात बोस साहब ने की थी। एनी बेसेंट साहब क्या कर रहे हैं? एनी बेसेंट कह रही हैं कि ये कानून जो ये लेके आए ना इंग्लैंड वाले, ये लंदन वाले, ब्रिटेन वाले, ये न तो उनको ये शोभा देता है, ये उनका इतना बड़ा नाम है, और वो ऐसा बकवास कानून लेके आए। तो वो कह रहे हैं मैं तो ये इन लोगों को शोभा देता कि इतने बड़े नाम वाले लोग ऐसा कानून, बकवास कानून लेके आए। तो ये न तो इंग्लैंड के लिए शोभनीय है और न भारत के लिए सम्माननीय है। तो ये बात किसने कही? एनी बेसेंट ने। कि ये न तो इंग्लैंड को शोभा देता है कि हम कहते हैं ब्रिटेन की महारानी पूरी दुनिया में न्याय करती है, ये करती है, वो करती है, हम इतना करते हैं, तो ये उनकी जो इमेज है उस इमेज के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये न तो उनके लिए शोभनीय है और न भारत जैसे देश के लिए सम्माननीय नहीं है कि आप भारत में ऐसा बकवास कानून लेके आओ। तो ये आपको कुछ कथन है, याद कर लेना। तिलक बिना सूरज का सवेरा बोल रहे हैं, बोस कह रहे हैं जनता के लिए नए बंधन लेके आया, और एनी बेसेंट कह रहे हैं ना ये उनके लिए शोभनीय है ना हमारे लिए सम्माननीय है। तो ये आपका इसी के साथ 1919 का जो एक्ट था वो पूरा हो गया है। अब हम 1935 के एक्ट पर जाने से पहले 1935 के एक्ट के पीछे की जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे की जो कहानी है कि 1935 के एक्ट तक, भाई एक्ट तो आ रहा है 1935 में, 1919 से लेके 1935 तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान क्या कुछ घटनाएं घटी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से क्या कुछ घटा ब्रिटेन के अंदर, और कौन कौन से सम्मेलन हुए, उनमें क्या क्या हुआ, और किस तरह से फिर 1935 का एक्ट किन परिस्थितियों में आया। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो एक बार सीधा हम 1935 के एक्ट की बात नहीं करने वाले। 1935 के एक्ट से पहले क्या क्या घटनाक्रम घटे, और उन घटनाक्रमों के निष्कर्ष के तौर पर, वहां से निकली हुई सिफारिशों के तौर पर, वहां से निकली हुई रिपोर्ट्स के आधार पर ये फिर 1935 का एक्ट हमारे सामने आता है। तो हम 1935 के एक्ट पर जाने से पहले हम उससे पहले के कुछ घटनाक्रम को देखना चाहेंगे। तो चलो चलते हैं, एक बार हम घटनाक्रम देखेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। तो देखते हैं फिर कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन हो गया, फिर उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन होंगे। तो ये सब भी तो घटनाएं घट रही हैं, ये सब आयोग आ रहे हैं, ये सिफारिशें दे रहे हैं, और ये सारी, ये जो जो कुछ भी ये सिफारिशें दे रहे हैं, वो सिफारिशें, इनकी रिपोर्ट्स, ये सब आधार बनेंगी 1935 के कानून का। ध्यान रखना आप। इन सब के आधार पर, इन सब की रिपोर्ट्स, इन सब की चर्चाएं, इन सब के डिस्कशंस, बहस, इन सब के आधार पर फिर लास्ट में आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो एक बार हम उस एक्ट पर जाने से पहले हम साइमन आयोग को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ था। तो देख ले, 1919 के एक्ट ने ही कहा था, 1919 के एक्ट ने कहा था कि हम एक ऐसा आयोग बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, 1919 के एक्ट में ये बोला गया था कि इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद में एक वैधानिक आयोग भारत आएगा। तो वो वैधानिक आयोग साइमन आयोग ही था। ये बात मैंने अभी पिछली क्लास में या इस क्लास में आपको बताई जरूर है। तो 1919 के एक्ट में जो प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में, और 1928 में ये भारत में आ जाता है। साइमन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए हम इसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये भारत में पहुंच रहा है किस तारीख को? 3 फरवरी को। कब पहुंच रहा है? 3 फरवरी को पहुंच रहा है भारत में, और साल था 1928। ठीक है। ये जब पहुंचा तो इसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ,
और उस विरोध का जो कारण है वो मैंने इसमें आपको मेंशन कर दिया है, लिख दिया है कि साइमन कमीशन में जो सातों लोग थे वो सातों के सातों ही अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। तो भारतीय ने कहा, जब आप भारत में आ रहे हैं, भारत की राजनीतिक स्थिति को, भारत के शासन को, प्रशासन को, उसमें और क्या सुधार करने, इन सब चीजों को देखने आ रहे हैं, और सारे ही अंग्रेज हैं, तो हम कैसे विश्वास करें कि अब आप, आपके ये जो आयोग है वो हमारे फेवर की कुछ बात करेगा? बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारे अंग्रेजों को अगर इस आयोग में भेजा है तो उस तरह की ही रिपोर्ट तैयार करेंगे जो अंग्रेजों के हितों की बात करेगी, भारतीयों के हितों की बात नहीं करेगी। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लगे थे जब ये भारत आया था। और इसका कारण ये था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, और भारतीय नहीं होने के कारण से भारतीयों को इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह अब भारत में कुछ अच्छा करेगा। तो सारे ब्रिटिशर्स होने की वजह से इसका विरोध हुआ। तो फिर ये साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन का काम था कि 1919 के कानून को जांचना। इसने जांच की होगी, देखा होगा, फिर इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की होगी सरकार के सामने। तो वो रिपोर्ट, हिस्ट्री के लिहाज से भी यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है, हिस्ट्री के लिहाज से ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से प्रश्न टपक जाता है कई बार। तो जो यूपीएससी और आरएस के जो कैंडिडेट हैं, जो उनकी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए ये जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट की सिफारिशें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां से कई बार एक आधा जो पॉइंट है वो उठा करके कथन के तौर पर पूछ लिया जाता है। तो एक बार ध्यान दें कि इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें बोली। तो इसने क्या क्या सिफारिशें की? अब देखो, पहला, क्योंकि इसको तो लाया ही यही था, इसको तो किस चीज की जांच करने के लिए लाया गया था कि 1919 के एक्ट ने क्या कमाल किया है भारत में, क्या ये ठीक है, क्या इसकी व्यवस्थाएं ठीक रही हैं, क्या इन व्यवस्थाओं को और बढ़ाने की जरूरत है या इनको खत्म करने की जरूरत है। तो देखो, ये 1919 एक्ट की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि साहब, द्वैध जो शासन है ना, इसको आप खत्म कर दो। पहली बात ध्यान रखना, इसने क्या सिफारिश दी कि द्वैध शासन सफल नहीं है। आपने ध्यान हो, एक मूडी मैन नाम का एक कमीशन बैठा था, एक कमेटी बैठी थी, उसने भी यही कहा था कि द्वैध शासन बिल्कुल फेलियर शासन है, असफल शासन है। इसने भी अपनी रिपोर्ट में बोला कि द्वैध शासन बेकार है, द्वैध शासन सफल नहीं हो सकता, द्वैध शासन बेकार की चीज है, तो इसलिए हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। ध्यान रखना, ये सारी सिफारिशें जुड़ करके जब 1935 का कानून बनाएंगी तो 1935 के कानून में प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। अब वो केंद्र में लागू होगा नहीं होगा, केवल प्रस्ताव ही रहेगा, वो हम बाद में देख ही लेंगे। तो ध्यान रखना है, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला कि द्वैध शासन को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। तो इसकी पहली सिफारिश क्या थी? द्वैध शासन समाप्त करो और एक जिम्मेदार सरकार, एक पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार आप लेकर के आओ। जिम्मेदार सरकार कैसे बनेगी कि सारे के सारे प्रांतों में सरकार किसकी होनी चाहिए? भारतीयों की होनी चाहिए, तब वो सरकार होगी जिम्मेदार सरकार। तभी तो वो भारतीयों के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास करेगी, उसको महसूस करेगी कि ये हम भारत के जो जनता की निर्वाचित सरकार है और हमें भारत के लोगों के लिए काम करना है। तो इन्होंने क्या कहा, एक जिम्मेदार सरकार आपको बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, जिम्मेदार सरकार की बात ये कर रहे हैं और द्वैध शासन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसकी रिपोर्ट में है। संघीय संविधान कैसा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रियासत व प्रांत शामिल होंगे। इसका मतलब ये धीरे धीरे किस ओर लेके जाना चाह रहा है, यानी कि इसकी जो सिफारिशें हैं, उसमें भारत को एक संघ बनाने का जो है ना विचार, वो इसकी सिफारिशों में नजर आ रहा है कि भारत को हम क्या बनाएं, एक संघ बनाएं, और उस संघ का एक संविधान हो, और उस संघ के संविधान में रियासतें भी शामिल हों और प्रांत हो। तो आप ये देखोगे 1935 का जो एक्ट आएगा उसमें भी भारत को एक संघ बनाने का प्रस्ताव आएगा कि भारत अब क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत एक संघ होगा। भारत क्या, भारत को हम किस में बदलेंगे? एक संघ में बदलेंगे। भारत के जो जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, जो देसी रियासतें हैं, देसी राज्य हैं, उनको मिला करके हम भारत को क्या बनाएंगे? एक संघ बनाएंगे। तो इसमें भी ये कहा गया कि एक संघीय संविधान बनाया जाएगा, यानी कि भारत को एक संघ बनाओ
और फिर उस संघ का एक संविधान बनाओ, और उस संघ में किसको शामिल करो, यानी भारत को जब हम भारत में जब हम संघ बनाएं, भारत को जब हम संघ में तब्दील करें, तो उसमें रियासतें और प्रांत बाहर नहीं रहने चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत को जब हम संघ बनाएंगे तो उसमें रियासतें भी शामिल होंगी, और जो ब्रिटिश प्रांत होंगे वो भी शामिल। तो इसका मतलब क्या था, साइमन कमीशन क्या चाह रहा था? साइमन कमीशन कह रहा था कि भारत को संघ बनाना है, और उस संघ का एक संविधान होगा, और उस संविधान में रियासतें भी शामिल होंगी और प्रांत भी शामिल होंगे। तीसरा फैक्ट, तीसरा ये क्या करें, तीसरा ये बोल रहे हैं प्रांतीय स्वायत्तता। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को क्या दो? ऑटोनॉमी दो, स्वायत्तता दो, काम करने की छूट दो, काम करने की आजादी दो। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें, प्रांतीय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रांतों की स्वायत्तता मिलनी चाहिए, उनको काम करने की आजादी दो, उनको विशेष सौंपो जिनका वो पूरी तरह से शासन करें, प्रशासन करें, उनके पास विधायी पावर्स हो, प्रशासनिक पावर हो, शासन के पावर हो, सारे पावर्स इनको दो आप। तो प्रांतों को क्या मिलनी चाहिए? स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, आजादी। तो ये होगी, ये इसका मतलब क्या है, ये अपनी सिफारिश में प्रांतीय स्वायत्तता को यस कह रहा है कि नो? ये कह रहा है यस, कि प्रांतों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। स्वायत्तता कब मिलेगी? जब पूरी तरह से आप भारतीय जो मंत्रियों को सारे शासन के विषय सौंप दोगे। अब वो, और जो प्रांत स्तर के जो विषय होंगे उनके शासन में, प्रशासन में, उनके विधि निर्माण में केंद्र का दखल नहीं होना चाहिए। उनको ऐसे नहीं हो कि केंद्र बार बार डांट मार रहा हो, आदेश दे रहा हो, निर्देश दे रहा हो, ऐसे करो वो करो, केंद्र से आदेश आ रहे हो, राज्य केवल उनकी पालना कर रहा हो। तो ये स्वायत्तता नहीं होती। स्वायत्तता का मतलब है कि कुछ एक विषय हैं जिनका शासन प्रशासन चलाने के लिए आप पूरी तरह से आजाद हैं, सारी शक्तियां उनकी आपके पास हैं, आपको उन विषयों पर काम करने के लिए केंद्र से पूछने की जरूरत नहीं। वो होती है स्वायत्तता, वो होती है आजादी। क्या इसने अल्पसंख्यकों की बात की? बिल्कुल की। इसने कहा नहीं नहीं, अल्पसंख्यकों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। तो इन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी बात की। और इसने क्या कहा? बर्मा को भारत से, ध्यान रखना, बर्मा को भारत से अलग कर दो, और 1935 के कानून में बर्मा भारत से अलग हो जाएगा। तो क्या बर्मा भारत के चिपका हुआ था क्या? उत्तर है हाँ, चिपका हुआ था। बर्मा का प्रशासन भी भारत की जो ब्रिटिश सरकार है वो ही चला रही थी, यानी कि भारत की जो ब्रिटिश सरकार बर्मा को भी संभाल रही थी और भारत को भी। अब इन्होंने भी सिफारिश कर दी कि बर्मा का प्रशासन अलग से चलाया जाए, भारत के प्रशासन से उसके प्रशासन को अलग करो। उसको, ब्रिटेन की जो महारानी है वो अलग से उसका प्रशासन देखेगी, ब्रिटिश वाली सरकार जो भारत में ब्रिटिश सरकार है वो इसको नहीं। और ये देखो, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी सिफारिशें आप 1900, ये जो अब आपने देख लिया ना, इनमें अधिकांश आप 1935 के कानून में पढ़ लोगे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दो, पहली हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ना, ये समाप्त हो जाएगी, ये 1935 में आपको दिख जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी 35 पढ़ेंगे तो, ये हो ही जाएगी। संघ बनाने वाली बात, कि एक संघ बनाए भारत को, भारत क्या होगा, एक संघ होगा, भारत को एक संघ बनाया जाएगा। तो ये संघ वाली बात 1935 में आएगी, कि भारत को क्या बनाना है, संघ बनाना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का क्या होगा, एक संघ होगा, भारत का एक संघ होगा, ये भी होगी। प्रांतीय स्वायत्ता, बिल्कुल, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होगा, प्रांतीय स्वायत्ता आएगी, ये भी आप 1935 में देख लोगे। अल्पसंख्यक सुरक्षा, ये इन पर बाद में ज्यादा विस्तार से होगी, 1935 में कोई विशेष इस पर बात नहीं है। बर्मा, हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है, 35 में, 35 में बर्मा को, बर्मा के प्रशासन को भारत के प्रशासन से अलग कर देंगे, ध्यान रखना है। और इसने कहा सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनाओ, ये भी फिर बाद में अस्तित्व में आ जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। प्रत्येक 10 साल में, और ये अपनी सिफारिश में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 साल में, ये जो व्यवस्था ना, आपने जो 1919 के कानून में कहा था ना, जैसे ही 10 साल हो एक आयोग बना दो, वो आयोग चला जाए, देख ले काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब बकवास बातें हैं, खत्म करो आप ये। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं जो आ गया हूं ना, मैं ये आखिरी बार हूं, मैं लास्ट बार हूं। अभी आगे से ये 10-10 साल में जो आयोग बनाने वाला आपने जो बैठा रखा है ना व्यवस्था,
ये इसको खत्म करनी चाहिए। तो ध्यान रखना, इसने अपनी सिफारिश में कहा था ये 10-10 साल में जो आयोग बना के आप भारत में भेजते हो समीक्षा करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, ये बंद कर दो, ये अड़ंगा बंद करो। तो ध्यान रखना, इसने 10-10 साल पर जो आयोग बनाने वाली व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही थी। ये देखो, यहां पर अंग्रेजों की साफ चालाकी दिख रही है। देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अच्छी है। अब यहां पता चल रहा है कि अंग्रेज कितने मतलब चालू आदमी थे, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अच्छी है और इसको औरों के लिए भी बढ़ाओ। यानी कि ये अभी तक भी इनके वो नहीं है, दाप नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, पहले मुसलमानों के लिए थी, फिर सिखों के लिए आ गई, फिर यूरोपियंस के लिए आ गई, फिर एंग्लो इंडियंस के लिए आ गई, भारतीय ईसाई। ये कह रहे हैं ना ना ना, अभी रुको मत, इसको और भी कम्युनिटी को ले आओ, इसको और औरों के लिए भी लेके आओ। तो ध्यान रखना, फिर बाद में एक सांप्रदायिक पंचांग आएगा मैकडोनाल्ड का, 1932 में हम पढ़ेंगे, वो अभी आ जाएगा 1932 में। वो फिर कहेंगे भारत में अब दलितों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। फिर हालांकि वो चीज लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर पुनः पेक्ट हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और उस पुनः पेक्ट से ये जो सांप्रदायिक जो पंचायत के जरिए ये जो भारत में जो सांप्रदायिकता का जहर और घोलना चाह रहे थे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पूना पैक्ट से उनका जो सांप्रदायिक पंचांग था, जिसमें वो दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करेंगे बाद में। अब देखो यहां ये कह रहे हैं ना कि इसको और बढ़ाओ। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहां से ना, ये 2-3 सिफारिशों पर प्रश्न आ जाता है कई बार, कि क्या साइमन कमीशन ने द्वैत शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी? हाँ, की थी। कैसी सरकार? जिम्मेदारी या उत्तरदायी सरकार, ठीक है। कैसे संविधान की? संघीय संविधान की, पूरे एक संघ का एक संविधान होगा और उसमें प्रांत भी शामिल करेंगे और इसमें स्टेट भी आएंगे। क्या उसने प्रांतीय स्वायत्तता की बात की? यस, की थी। क्या उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की? तो कई बार यहां घूम जाते हैं कि यार साइमन कमीशन आया होगा, तंग आ गए होंगे, लोगों ने विरोध किया होगा, तो साइमन कमीशन ने कहा होगा इस सांप्रदायिक निर्वाचन को बंद कर दो। तो अपन ऐसा सोच लेते हैं, कई बार ऐसा सेंस लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। तो ध्यान रखना, ना ना ना, इतना भला नहीं सोचना अंग्रेजों को लेके। यही सोचना है कि इन्होंने तो इसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तो साइमन कमीशन को भी तो ऐसी ही सिफारिशों के लिए लाया गया था। तो इसने कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी चीज है, और इसको और बढ़ाओ और समुदायों को भी इसके दायरे में लेके आओ। तो बोले ठीक है। तो ये इसकी सिफारिशें थी। अब देखो, अब इसकी रिपोर्ट तो आ गई साहब, इसकी रिपोर्ट आ गई, तो इसकी रिपोर्ट पर चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। इसकी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, अब ब्रिटेन में बैठ के चर्चा करेंगे। वहां ब्रिटिश सरकार के लोग चर्चा करेंगे, भारतीयों को भी इसमें मिलाएंगे कि देखो हमारे साइमन कमीशन ने ऐसी ऐसी रिपोर्टें दी हैं, ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब गोलमेज सम्मेलन होगा। एक गोल मेज का मतलब ही यही है, एक मेज थी जो गोल थी, और उस गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां लगा के वो बैठ गए, और उसमें इन रिपोर्ट्स पर, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इस पर वो चर्चाएं हुई। कुल मिला के 3 सम्मेलन होंगे, 3 मीटिंगें होंगी। तो इन 3 सम्मेलन चर्चा करने के लिए हो रहे हैं, इसकी जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर विचार विमर्श करने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन में अगर सारे मतलब ब्रिटेन की सरकार के ही लोग अगर बैठ जाएं, भारतीयों भारतीयों को इसमें बुलाया नहीं जाए, तब तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं बकवास है, इन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, अपने ही फैसले ले लिए, क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। तो वैधता नहीं मिलती फिर, इस चीज को कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। तो इन्होंने कहा कि गोलमेज सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन होंगे, उनमें इन्होंने भारतीयों को बुलाया कि आप आइए, आप आइए, हम आपके साथ मिल बैठ करके तय करना चाहते हैं कि अब भारत में आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे हमें कौन कौन से सुधार करने चाहिए। हमारे तो रिपोर्ट में ये आया है, तो आप और बताओ, अपने आइडियाज दो। तो ध्यान रखना, 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। ये फिर से हिस्ट्री टाइप का ही आ गई है जानकारी, लेकिन चूंकि हमें 35 तक पहुंचना है, इसलिए हमें क्रम पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इनको शामिल किया था। आपको लग सकता है ये तो सर हिस्ट्री टाइप चल रहा है, हिस्ट्री टाइप तो है, लेकिन राजनीति का इससे कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन के लिहाज से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, 30, 31 और 32 ये 3 सम्मेलन हो रहे हैं।
और इन तीनों सम्मेलनों में भारत की जो ब्रिटिश सरकार है, भारत की ब्रिटिश सरकार है, उसके लोग जा रहे हैं, भारत से अन्य पार्टियों के नेताओं को भी इसमें बुलाया गया, देशी रियासतों के राजा या देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि इसमें, मतलब भारत से भी काफी बड़ी संख्या में लोगों को इसमें बुलाया गया था, ताकि मतलब मीटिंग केवल ऐसे खानापूर्ति वाली मीटिंग नहीं रही। तो इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि स्वयं राजा भी हो सकते हैं, या उनके द्वारा कोई भी जो आदमी था, चुनाव आदमी था जो उन्होंने सेलेक्ट किया हो, उसको उन्होंने भेजा होगा। या ये कोई वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, देखो तीसरा पॉइंट, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी को सेकंड गोलमेज, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधि बना करके महात्मा गांधी को भेजा था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ध्यान रखना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न तो कोई आदमी पहले गोलमेज सम्मेलन में पहुंचा, न ही तीसरे में पहुंचा, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से जो आदमी वहां पर पहुंचा था वो थे महात्मा गांधी। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया था, और पहले और तीसरे में नहीं लिया। सरोजनी नायडू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया फिर से, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे। तो आपको ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी न तो पहले में गई, न तीसरे में गई, दूसरे में गई, महात्मा गांधी उसकी साइड से गए। सरोजनी नायडू पहले, दूसरे, तीसरे में भी गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में गए थे। तो ध्यान रखना, ये जो दोनों हैं, सरोजनी नायडू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या किया, तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये हो गए गोलमेज सम्मेलन। अब इनकी डेट वगैरह वो अपने ज्यादा काम का है नहीं, तो अपने पॉलिटिकल के लिहाज से जितना जरूरी था वो अपन ने पढ़ लिया है। अब इसको आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ फिर इसमें। अब ये कह रहा है कि सब गोलमेज सम्मेलन हुए, तीन तीन सम्मेलन हो गए, इनमें चर्चाएं आई, चर्चाएं चली, बहस हुई, विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान हुआ, किस बात पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। तो ये जो गोलमेज सम्मेलनों की जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं का जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया कि अब भारत में हम और कौन कौन से संवैधानिक सुधार लेकर के आने वाले हैं। इस पर एक क्या किया गया, एक व्हाइट पेपर तैयार किया। किसने, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, उस ब्रिटेन की सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों से निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर, मैं क्या कह रहा हूं, गोलमेज सम्मेलनों से निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर भारत में किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र का मतलब होता है, व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करती है किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, पूरी स्थिति स्पष्ट करती है कि हम इस विषय के बारे में, हमारी जो सरकार है वो क्या सोचती है और हम क्या करने वाले हैं। तो उस चीज को बताने के लिए सरकार क्या जारी करती है, श्वेत पत्र। तो श्वेत पत्र का क्या मतलब हुआ, श्वेत पत्र का मतलब है कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर अपना स्टैंड क्लियर करती है, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करती है जनता के सामने कि वो इस विषय के बारे में सरकार क्या सोचती है और क्या करने वाली है। तो वो जो श्वेत पत्र में वो चीज स्पष्ट की जाती है। तो अब ब्रिटेन की सरकार भी भारत में किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करती है। इसका मतलब ब्रिटेन की सरकार स्पष्ट कर देना चाहती थी कि वो अब भारत में कौन से सुधार लाने वाले हैं या लाना चाहते हैं।
तो इस बारे में उनका एक श्वेत पत्र आया था। ये कई बार अपन अभी भी सरकारों के द्वारा पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, ये किया। तो श्वेत पत्र का मतलब ये है कि सरकार अपना स्टैंड, अपना पक्ष जो रखती है, अपना दृष्टिकोण वो रखती है कि हम फला विषय के ऊपर सरकार क्या मानती है, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करना चाहती है। ये जो बताया जाता है, जिस पत्र में ये बताया जाता है, उसी को ही हम श्वेत पत्र कहते हैं। मैंने वैसे लिख भी रखा है कि सार्वजनिक जो महत्व होते हैं, सार्वजनिक जो महत्व के विषय होते हैं, उन पर अपना दृष्टिकोण, अपनी स्थिति स्पष्ट करना ही श्वेत पत्र का मकसद होता है। और ये सरकार अक्सर ये व्हाइट पेपर जारी करती है। तो ऐसे ही उन्होंने भी एक व्हाइट पेपर जारी किया। और इस व्हाइट पेपर के ऊपर, जो सरकार का जो व्हाइट पेपर आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हम भारत में अब आगे क्या करने वाले हैं, इस पर संसद के अंदर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त प्रवर कमेटी थी। संसद के अंदर एक संयुक्त प्रवर कमेटी थी। उस संयुक्त प्रवर कमेटी के सम्मुख ये श्वेत पत्र रखा गया। और फिर इस कमेटी ने भी इसके ऊपर अपनी जो भी सिफारिशें थी, जो भी अनुशंसाएं थी, वो की। तो इस कमेटी की जो सिफारिशें थी, किसकी? संसद के अंदर जो संयुक्त प्रवर समिति थी, जिसके सामने उस श्वेत पत्र को रखा गया था देखने के लिए, जांचने के लिए और फिर अपनी रिपोर्ट देने के लिए, उस संयुक्त प्रवर समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को कुछ संशोधनों समेत, ऐसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट को हूबहू हमने 1935 के कानून में शामिल कर लिया, ऐसा नहीं था। उसकी रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने जो सिफारिशें की थी, कुछ सिफारिशों को माना और कुछ को नहीं माना। इसका मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट को कुछ संशोधनों समेत हमने किस में स्थान दिया? 1935 के एक्ट में। तो ध्यान रखना है, 1935 के एक्ट में संयुक्त प्रवर समिति की हूबहू सारी सिफारिशों को नहीं माना गया था, कुछ सिफारिशों को माना गया और कुछ को संशोधनों के साथ माना गया था। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचांग क्या था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका चर्चा भी की थी। तो अंग्रेजों का तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कम्युनल के मामले में, यानी सांप्रदायिकता फैलाने में वो मास्टरमाइंड थे। तो उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत तो 1909 में करी दी थी। फिर वो सांप्रदायिक राजनीति का दायरा बढ़ाते गए। तो अब देखो, अब आते हैं, वहां के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। वो फिर क्या लेके आते हैं? सांप्रदायिक पंचांग लेके आते हैं। तो अब देखो, मैं ना ये सांप्रदायिक पंचांग इसलिए अब आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि 1 मिनट से कम का समय यार, फिर बात है ना वो बीच में ही अटक जाती है। इसलिए मैं ये सांप्रदायिक पंचांग फिर अब अगली क्लास में ही आपको पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि समय 1 मिनट से कम है। तो फिर ये सांप्रदायिक पंचांग काफी कुछ है। और जैसे ही पंचांग खत्म होगा, उसके जस्ट बाद में अपन अगली क्लास में 1935 का एक्ट शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखना है, क्लास लिया करो और अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो इनको। वरना ये ऐसा पोर्शन है राज व्यवस्था का जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, चाहे कोचिंग हो चाहे कहीं भी हो। ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला हिस्सा है ना, इस पर लोग कम फोकस करते हैं। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।